हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो चलिए इस चैप्टर को जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं, क्योंकि हमारा इस चैप्टर में से आई थिंक ये लेक्चर जो है काफ़ी बिल्कुल छोटा सा ही होगा, क्योंकि इसमें जस्ट कमेंसलिज्म एंड आपका म्यूचुअलिज्म जो है वो लेफ्ट रह गया था, राइट। इसको जल्दी जल्दी से, एक मिनट, कमेंसलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म, यस, ये लेफ्ट रह गया था, इसको जल्दी जल्दी से फिनिश करते हैं। एंड इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम इसके एमसीक्यू जितने भी पीवाईक्यू हैं सब लगाएंगे और नोट्स आज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। कमेंसलिज्म में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर दो स्पीशीज़ के अंदर इंट्रैक्शन होगा, और दो स्पीशीज़ के अंदर इंट्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि एक स्पीशी तो होगी जिसको बेनिफिट होगा, लेकिन दूसरी स्पीशी जिसके अंदर ना तो उसको बेनिफिट होगा ना तो उसको हार्म होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर में से इस टॉपिक के अंदर में से आपको जो है वो इसकी जो एग्जाम्पल्स है ना उसको याद करना है, बस इसमें से और कुछ भी नहीं पढ़ना, बस एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने वही बताया हुआ है कि इंट्रैक्शन जो है ये किस टाइप का है। एक तो स्पीशीज़ को क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा, और दूसरी को ना तो कोई हार्म होगा ना तो बेनिफिट होगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, कहते हैं कि एक ऑर्किड है, ऑर्किड एक प्लांट है जो कि क्या करता है, ग्रो एज एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच। मैंगो ब्रांच के ऊपर क्या कर जाता है, वो ग्रो कर जाता है। एंड ब्रांकिल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ वेल बेनिफिट वाइल नेदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल डिराइव एनी एपरेंट बेनिफिट। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो मैंगो ट्री के ऊपर वो ग्रो किया होता है, तो मैंगो ट्री को क्या है, नेदर द मैंगो ट्री नॉर द वेल डिराइव एनी एपरेंट बेनिफिट। इस केस में ना तो मैंगो ट्री को कोई भी बेनिफिट हो रहा है, ना तो वेल जो उस पर हो गई है उसको कोई बेनिफिट हो रहा है, लेकिन जो उसके ऊपर ऑर्किड होगा उसको बेनिफिट होगा। मतलब एक को बेनिफिट और दूसरी को ना तो कोई बेनिफिट हुआ ना तो कोई हार्म हुआ। सेम एज द कैटल और एग्रेट। कैटल और एग्रेट का आपने रिलेशन देखा होगा, स्पेशली ये आपको कहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, जो लोग विलेज में रहते हैं, जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको ये स्पेशली मतलब देखने को मिल जाएगा कि कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन क्लोज एसोसिएशन, अ साइट you are most likely to catch if you live in a farmed rural area, is a classic example of commensalism. The egret always forage close where the cattle are grazing because the cattle, as they move, stir up and flush out insects from the vegetation that otherwise might be difficult for the egrets to find and catch. तो इसका बेनिफिट उनको यही होता है कि यार उनको जो मतलब उनका फूड चाहिए होता है उनको इजीली मिल जाता है, अदरवाइज उनको ढूंढना पड़ेगा, उसको कैच करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म इज द इंट्रैक्शन बिटवीन सी एनिमोन दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स एंड द क्लॉन फिश दैट लाइव्स अमंग देम। द फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स। द एनिमोन डज नॉट अपीयर टू डिराइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लॉन फिश। इस केस में क्या होता है कि यार देखो, एक तो सी एनिमोन दैट हैज स्टिंगिंग टेंटिकल्स, जो सी एनिमोन होते हैं उनके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द क्लॉन फिश क्या होती है कि क्लॉन फिश होती है जो क्या करती है, लाइव अमंग देम। जो सी एनिमोन्स हैं उनके बीच में जाकर के वो छुप जाती है। क्यों? क्योंकि यार इसके पास स्टिंगिंग टेंटिकल्स है। अगर जो प्रीडेटर है जो क्लॉन फिश को खाता है उसको खाने अगर आएगा तो वो ऑब्वियस है कि स्टिंगिंग टेंटिकल से बचने के लिए वो इसको नहीं खाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो फिश है वो तो क्या हो गई, वो उसको तो बेनिफिट हो गया किस चीज़ का, कि वो अपने ही प्रीडेटर से क्या हो गई, बच गई, प्रोटेक्ट हो गई। लेकिन सी एनिमल को यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि ना तो वो फिश से कोई बेनिफिट ले रहा है और ना ही उसे कोई हार्म हुआ इस केस में। So the fish get protection from the predator which stay away from the stinging tentacles. The anemone does not appear to derive any benefit by hosting the clone fish. Next is the mutualism. Mutualism में हमने क्या देखा था भाई, दोनों को ही क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। This interaction confer benefit on both the interacting species. दोनों ही स्पीशीज को क्या होगा, बेनिफिट होगा। जैसे कि लाइकेंस रिप्रेजेंट एन इनिशिएट जो भी है यार ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड अ फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। सिमिलरली द माइकोराइजा, आपने देखा माइकोराइजा क्या होता है, आर एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई and the root of the higher plant.
लाइकेंस किस में होता है? लाइकेंस होता है यहाँ पे फंगस में, ठीक है। लाइकेंस किस में होता है? लाइकेंस होता है फंगस प्लस फोटोसिंथेटिक एल्गी, और सीधा भी आप एल्गी भी लिख सकते हो। और वहीं पे अगर आप देखें माइकोराइजा, तो वो किसके अंदर होता है? उसका रिलेशन, क्लोज एसोसिएशन किनके साथ होता है? एक तो रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ये आप किस में पढ़ोगे? एल्गी का जो चैप्टर है ना, थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम, उसमें पढ़ोगे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स उसमें। और आपका एक और चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी में, वहाँ पे पढ़ लोगे आप इसको, रूट ऑफ हायर प्लांट्स। और ये किस में है? फंजाई में। इसका क्लोज रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होता है, फंजाई एंड रूट ऑफ द हायर प्लांट। और जो लाइकेंस है वो किसके अंदर में आती है? फंगस एंड द एल्गी के अंदर क्लोज रिलेशनशिप। नाउ अब हम तो बात कर रहे हैं म्यूचुअलिज्म की, भाई म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही बेनिफिट होगा। अब फंगस और एल्गी को या फिर इन दोनों की बात करें तो क्या बेनिफिट हो रहा है? द फंजाई हेल्प द प्लांट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के अंदर क्या है? क्लोज रिलेशनशिप बन गया। फंजाई इसको क्या दे रही है? काफ़ी सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल है, न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, वेयर वाइल द प्लांट इन टर्न, और प्लांट इसको बैकवर्ड क्या दे रहा है? प्लांट इन टर्न प्रोवाइड द फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट। फंजाई को कार्बोहाइड्रेट मिले, मतलब दोनों को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। ये उसको बेनिफिट कर रहा है, ये उसको कर रहा है, ठीक है। द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते हैं कि द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड एवोल्यूशनरी फैसिनेटिंग एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म कहाँ पे देखी जाती है? प्लांट और एनिमल के रिलेशनशिप में। प्लांट्स नीड द हेल्प ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स को क्या हेल्प पड़ती है एनिमल से? विद उनको हेल्प होती है पॉलिनेशन के टाइम पे, पॉलिनेशन देयर फ्लावर्स एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड्स। उनके सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं और उनको पॉलिनेट करवाने में भी हेल्प करते हैं। एनिमल्स ऑब्वियसली हैव टू बी पेड। इवन एनिमल्स, अब भाई अगर वो कुछ हेल्प कर रहे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ प्लांट से चाहिए। तो इस केस में एनिमल्स क्या है? यहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज़ कर ली कि वो क्या करें? ऑब्वियसली हैव टू बी पेड। इस चीज़ के लिए उनको पेड मिलती है, उनको फीस मिलती है। क्या? फॉर द सर्विस दैट प्लांट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। प्लांट्स ऑफर रिवार्ड और फीस इन द फॉर्म ऑफ द पोलन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेटर्स एंड जूसी एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट्स फॉर सीड डिस्पर्सर्स। But the mutually beneficial system should also be safeguarded against cheaters. For examples, animals that try to steal nectar without aiding in pollination. Now you can see why plant-animal interactions often involve co-evolution of the mutualists. That is, the evolution of the flower and its pollination species are tightly linked with one another. In many species of fig trees, there is a tight one-to-one relationship with the pollinator species of wasp. वास्प में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लांट शो किया गया है। ये क्या है? ये है फिग फ्लावर। फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वास्प। और ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये क्या है? वास्प। ये लुक्स लाइक अ आंट, है ना। सो ये क्या है? वास्प। और ये क्या है? हमारा फिग फ्लावर। अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे हमने ये पढ़ना है। सो इट मीन्स दैट अ गिवन फिग स्पीशीज कैन बी पॉलिनेटेड बाय इट्स पार्टनर वास्प स्पीशीज। यहाँ पे क्या होता है? जो फिग स्पीशी है उसके अंदर क्या रह रहे हैं? वास्प। और वो कैसे पॉलिनेट होते हैं? उसके पार्टनर जो वास्प वहाँ पे रह रहे हैं उनकी हेल्प से। वास्प स्पीशीज एंड नो अदर स्पीशीज, बल्कि वो जस्ट वास्प ही हो पाते हैं, किसी और स्पीशीज से नहीं हो पाएंगे। द फीमेल वास्प यूज़ द फ्रूट। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो यहाँ पे फीमेल वास्प है वो फ्रूट को कैसे यूज़ कर रही है? नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन, मतलब एग लाइन के लिए जस्ट उसे यूज़ नहीं कर रही है साइड, बट यूजेज द डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट्स फॉर नरिशिंग। इनफैक्ट वो उसको कैसे यूज़ कर रही है? डेवलपिंग सीड्स जो डेवलप कर रहे हैं विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग, उसको किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है? इट्स लार्वा, उसके लार्वा के लिए यूज़ किया जा रहा है।
द वास पॉलिनेट द फिग इन फ्लोरेंसेस वाइल सर्चिंग फॉर सुटेबल एग लाइंग साइट्स। जो वास्प है वो पॉलिनेट्स द फिग इन फ्लोरेंसेस, वो क्या कर जाता है, वो वास्प जो है वो फिग की जो इन्फ्लोरेसेस है उसको कैसे क्या कर देता है, पॉलिनेट कर जाता है। देखो वैसे उसका कोई मतलब ये नहीं होता कि उसने उसको पॉलिनेट करने ही वो वहाँ पे आया है, एक्चुअली में वो वहाँ पे आता है अपने एग्स जो है वहाँ पे एग लाइन के लिए। तो जैसे ही वो उसके अंदर आता है अपने एग लाइन के लिए, उसके अंदर क्या करता है, एक जगह ढूंढता है, ठीक है। जब वो उस चीज़ को सर्च करता है उस केस में जो पॉलिन होते हैं वो क्या कर जाते हैं, उसके ऊपर लग जाते हैं। और जैसे अगर वो पहले क्या है उसके इस एरिया में है, तो जब वो घूम के दूसरे एरिया में जाएगा तो वो क्या कर देगा, हाँ, द वास पॉलिनेट द फिग इन्फ्लोरेसेस वाइल सर्चिंग फॉर द सुटेबल एग लाइन साइड। जैसे वो दूसरे में जाएगा तो वहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपने वहाँ पे क्या कर जाएगा, पॉलिन जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। इन रिटर्न फॉर द फेवर ऑफ द पॉलिनेशन द फिग ऑफर द वास सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स। इसके रिटर्न में जो वास्प है वो उसको क्या देता है, उसके रिटर्न में उसको वो देता है डेवलपिंग सीड्स एज अ फूड, ताकि वो उसे यूज़ कर सके फॉर द डेवलपिंग वास्प लार्वा। जो लार्वा होता है उसको क्या होता है, उसके सीड्स चाहिए होते हैं एज अ फूड के लिए। सेम एज दैट कि ऑर्किड्स शो अ bewildering diversity of floral pattern, many of which have evolved to attract the right pollinators insect, bees and bumblebees, and ensure guaranteed pollination by it. ऑर्किड होते हैं, कहते हैं कि जब वो ग्रो कर दे काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल डाइवर्सिटी में ग्रो करते हैं, और ताकि उस मतलब इस केस में उनकी पॉलिनेशन तो गारंटीड होती है, क्योंकि वो इस तरीके से ग्रो करते हैं कि वो किसी भी टाइप के पॉलिनेटर इंसेक्ट को क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बीज और बम्बल बीज मोस्टली इनको ऑर्किड्स को क्या करेंगी, पॉलिनेट करेंगी, ठीक है। एंड इंश्योर ग्रंटेड पॉलिनेशन बाय इट। नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड लाइक द मेडिटेरियन ऑर्किड। मेडिटेरियन ऑर्किड कौन सा, ऑफ्राइस एम्प्लॉयज सेक्सुअली डिस्चर्ड टू गेट पॉलिनेशन डन बाय अ स्पीशीज ऑफ बी। यहाँ पे ना ये है ज़रूरी है कि ये जो ऑर्किड है वो बी से ही क्या कर सकता है, पॉलिनेट हो सकता है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर बेयर एन अनकैनी रिसेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। इसमें ना होता क्या है कि जो ऑर्किड होता है इस केस में क्या होता है कि इसकी जो एक पेटल होती है ना, वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, इसकी जो एक पेटल होती है बेयर एन अनकैनी रिसेम्बलेंस टू द फीमेल ऑफ द बी इन साइज। जो बी होती है उनमें से जो फीमेल बी होती है ना उसके साइज की और उसके जैसी बनी होती है, टू फीमेल ऑफ बी इन साइज, और कलर एंड मार्किंग सेम वैसी ही बनी होती है। एंड द मेल बी इज अट्रैक्टेड टू व्हाट इट प्रिसीव्स एज अ फीमेल। और फिर जो मेल है वो क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, उसे लगता है कि मतलब वो एज अ फीमेल बी उसे लगता है। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सीडो कपुलेट, बिकॉज कि उसको ये बस लगता है, एक्चुअली में वो भी होती नहीं है, तो इसको हम सीडो बोल सकते हैं, सीडो कपलेट्स, राइट, सीडो कपलेट्स। यार देखो अगर आपको ये लाइन समझ आ गई है ना तो ये सीडो कपलेट्स भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सीडो कपलेट्स with the flower and during the process is dusted with pollen from the flower. When the same bee pseudocouples with another flower, it transfers pollen to it and thus pollinate the flower. Here you can see how co-evolution operate. यहाँ पे आपने देखा कैसे co-evolution जो है वो operate हो रहा है. If the female bee's color pattern change even slightly for any reason during evolution, pollination success will be reduced unless the orchid flower co-evolve to maintain the resemblance of its petal to the female bee. So guys, यहाँ पे that the chapter is end, right? तो अब हमारे पास जो बच गया है वो है इसके PYQ, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड करूँगी और आपको वहाँ से इसके PYQ सारे के सारे जो है वो अटैम्प्ट कर लेने हैं। एज अ क्विज़ लूँगी मैं, ठीक है? तो आपको नोट्स भी इसके मिल जाएंगे आज। और बेस्ट ऑफ लक, और इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना यार।
एक बार आप अच्छे से पढ़ लो ना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती फिर से बार बार उस चैप्टर को पढ़ने की। सच बोल रही हूँ ये। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमने बायोलॉजी को इतने टाइम पढ़ा, हमने इतने टाइम किया, हमने ऐसा किया वैसा किया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अच्छे से कर लो ना फोकस के साथ एक ही बार, तो आपके वो दिमाग से कभी नहीं निकलती। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको बता दूँगी कौन सा हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।